Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून। सो आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी द टॉपिक फॉर द डे। तो सबसे पहले तो मैं पीडीएफ इंपोर्ट कर देती हूँ, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, यूएन एंड ऑल जो बचा है राघव, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करने वाली हूँ एक्चुअली आपके बैच के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हैं। जैसे कि हमारा एक तो राइट्स का टॉपिक में ह्यूमन राइट्स बचा है, इफ आई रिमेम्बर राइट। एक ह्यूमन राइट्स है, हमें पहले ह्यूमन राइट्स कवर करना है। ह्यूमन राइट्स के अलावा हमको कवर करना है इक्वालिटी का टॉपिक, वो भी अभी तक हमने कवर नहीं किया है, ठीक है। इक्वालिटी साथ ही साथ जस्टिस का टॉपिक बचा है। एंड जस्टिस के अलावा हमारा गांधी बचा है, गांधी हो चुका था, अंबेडकर बचा है एंड एम.एन. रॉय, ठीक है। ये टॉपिक है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है, अभी वो उसकी तो क्लास हो ही जाएगी, सोशल मूवमेंट वाली क्लास। आने वाले एक हफ्ते में एक क्लास है सोशल मूवमेंट पे जो मैंने रखी है, सोशल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसमें। ये पेपर 2 का है, पेपर 2 सेक्शन ए का पार्ट। फिर इसके अलावा हमारा थ्योरीज में हमारा सिर्फ रियलिज्म की थ्योरी हुई है, तो थ्योरीज में आइडियलिज्म बचा है, ठीक है, एंड मार्क्सिस्ट स्कूल, फंक्शनलिस्ट स्कूल, ये बचा है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक तो ये दोनों चीजें हो गई। इसके बाद हमारा यूएन हो जाएगा, विच इज अ बेसिक टॉपिक, ऑल दो बहुत ही बेसिक है कि यूएन में रिफॉर्म्स क्यों चाहिए और ये सब। और साथ ही साथ कोल्ड वॉर वाला टॉपिक है। उसके बाद डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वाला, ये वाले टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स के लिए एक अलग से मैं आप ही का हिंदी वाला बैच बी करके अभी आज बना दूंगी, बैच बी करके एक सेशन लेकर के आऊंगी, ठीक है, सीरीज लेकर के आऊंगी, जिसमें जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सभी पेंडिंग टॉपिक्स इस बैच में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मंथ कंप्लीट हो जाएंगे सारे, ठीक है, उस बैच में कंप्लीट कर लेंगे। यस, आई विल बी टेकिंग बैच 8 क्लास टुडे। आपकी 4:30 बजे की क्लास होगी आई थिंक, राइट आदित्य? तो 4:30 पे आई विल बी टेकिंग क्लास, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग द सेशन मेरा सर में बहुत ज़ोर का दर्द हो जाता था, नॉकिंग होती थी। ये रीज़न था कि मैं काफ़ी टाइम से बैच नंबर 7 की क्लासेस नहीं ले पा रही थी। बीच में एक दिन ली भी थी, ब्रीदिंग इशू हो रहा था, फिर मैं दोबारा से मैंने रोक दिया इसीलिए। अब टुडे आई वेंट फॉर माय मेडिकल टेस्ट एंड एवरीथिंग, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए विल डू इट, ठीक है। आज की क्लासेस तो मैं रखूँगी, ठीक है। हाँ, वेदर भी ठीक नहीं है, प्लस आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे नींद बहुत आ रही है आजकल, सर में दर्द रहता है एवरी टाइम आई स्लीप। मुझे लगता है वो बहुत कम है स्लीप, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन स्टिल स्लीप फॉर लाइक नेक्स्ट 10 से 12 घंटे मैं और सो सकती हूँ। अब ये इतना रेस्ट लेने के बावजूद भी ये सब हाल है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इस योगा, वीकनेस, ये सब चीज़ें प्लस थोड़ा हेल्थ पे भी, थोड़ा जिम एंड ऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी जैसे मसल सोर रहती हैं, वेट गेन की वजह से बहुत रहता है, बिकॉज रिसेंटली मेरा मेडिकेशन में स्टेरॉइड्स बहुत थे, इसीलिए पिछले मतलब एक साल में आई हैव गेन लाइक 30 kgs इन 1 year, 1.5 year, पिछले एक साल की ही बात है, इतना मतलब गेन हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये सब दिक्कत है, उसकी वजह से और दिक्कत आ रही है। पता नहीं, वो था कि चलो एक बार ठीक भी हो जाए फिर कैन रिड्यूस इट, प्रॉब्लम लेकिन रहती है। तो थोड़ा सा आपको
You guys have to be patient with me on this front. बाकी आंसर राइटिंग सेशंस मैंने शुरू किया है बैच नंबर 8 के लिए, तो आंसर राइटिंग कल से शुरू हो जाएगा। आपके बैच के लिए आंसर राइटिंग मैं बाद में रखूंगी, बिकॉज अभी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं पहले मैं वो पेंडिंग टॉपिक्स फिनिश करूँ, उसी के बाद मैं दूसरी चीज़ों पे काम करूँ। करेक्ट। सो चलिए, आज का टॉपिक तो वैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं। इसमें हमारा कुछ इम्पोर्टेंट देखिए आइडियाज़ हैं स्कॉलर्स के, वो आइडियाज़ हम कवर करेंगे। या बाय दिसंबर वी विल बी फिनिशिंग दिस। दिसंबर के एंड तक तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन दिसंबर के बाद हो सकता है कि हम आंसर राइटिंग अपनी कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी क्योंकि हमने आंसर राइटिंग पे कुछ काम नहीं किया है, बहुत कम सेशंस हुए हैं आंसर राइटिंग पे, तो एक बार दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम आंसर राइटिंग पे ही काम करेंगे। फिर आपके बैच के लिए आंसर राइटिंग चलती रहेगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेट मी अपलोड द पीडीएफ। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का आपको बेसिक पता है? डू यू गाइस नो द बेसिक्स? शुरू से शुरू करेंगे वैसे तो आज हम। यू आर रिवाइजिंग, ठीक है, नो इश्यूज। आप बैच नंबर 8 से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं इफ यू वांट ना, दिस नो इशू विद दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इज कि इसमें ना हम देखते हैं कि हमको थोड़ा-सा उसका आइडिया होना चाहिए, मैप का आइडिया होना चाहिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? उन सब का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो आपकी इससे पहले इंडिया चाइना की क्लास होनी थी, लेकिन वो क्योंकि कल होगी आपकी और मैंने रीशेड्यूल कर दी होगी, तो वो आने वाले टाइम में हो ही जाएगी हमारी। गुड आफ्टरनून चांदनी। तो हम आज फिलहाल शुरू करेंगे बेसिक से। मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का, क्योंकि आज की क्लास पहली क्लास है जिसके साथ में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन विच इज पेपर नंबर 2 सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए, एक होता है जो आपका बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसी में आपका थोड़ा डायनामिज्म भी आ जाएगा बेसिक में, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी रिसेंटली कोई अग्रीमेंट जैसे करतारपुर कॉरिडोर अभी ओपन हुआ है, तो वो उसमें आप डाल सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट आप रखते हैं, वो कंपोनेंट रहेगा आपका जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ओपिनियंस। तो मैं ज़्यादातर फोकस करूंगी इन क्लासेस में एक्सपर्ट के ओपिनियन पे। वाई ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन? रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारी दिसंबर में, आपका जो एक बैच चल रहा है जून वाला हिंदी का बैच चल रहा है। आई थिंक दैट इज बैच बी जनरल स्टडीज का एक बैच चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन मुझे पढ़ाना है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स पढ़ाने हैं, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 12 क्लासेस, 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपको वहीं पे फायदा हो जाएगा, आप बेसिक वहां से कवर कर पाओगे, ताकि हम यहाँ पे फोकस कर पाए एक्सपर्ट ओपिनियन पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में बेसिक में चलती रही, तो इससे होगा क्या कि हमको एक एक टॉपिक के लिए 2 से 3 क्लासेस चाहिए होंगी, उसके बाद फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अलग से क्लास चाहिए होगी, और इतनी क्लासेस अभी मैंने रखी नहीं है यहाँ पर। रीज़न बीइंग कि इसके लिए अलग से सेशंस रखें तो बेहतर है, ताकि आपको जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से भी हेल्प मिले।
तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सपर्ट ओपिनियंस पे ध्यान दूंगी, थोड़ा बेसिक्स पे बताऊंगी आपको, उसके पीछे का एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है उनका वो बताऊंगी। ठीक है, इस एक्सपर्ट ओपिनियन को हम नोट डाउन करेंगे। एंड बस उसके अलावा आपको जो बाकी डिटेल में जो बेसिक रहेगा वो यहाँ पर कवर हो जाएगा इन 12 क्लासेस में, जिसमें इंडिया चाइना की हमारी क्लासेस रहेंगी, इंडिया पाकिस्तान की क्लासेस होंगी, एकदम डिटेल में वहाँ पे हम कवर कर पाएंगे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। इंडिया पाकिस्तान। देखिए, किसी भी कंट्री को जब हमें कवर करना है, जैसे सपोज हमको कवर करना है इंडिया पाकिस्तान को आज, ठीक है, एक मिनट मुझे रिफ्रेश करने दीजिए। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी हमको चीज़ कवर करनी है हमेशा बेसिक से शुरू करना है हमको। बेसिक से कैसे शुरू करेंगे, आपको पहले एक मैं लेआउट बना करके दे रही हूँ। ये जो कंट्रीज हैं स्पेशली, इन कंट्रीज का आप लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे, बाकी जो डेवलपमेंट्स होंगे मैं बताऊंगी। सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान है, ठीक है, हमको इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट नेबर में आता है, तो डायरेक्ट नेबर के हिसाब से हमको देखना है कि क्या हमारा कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इस कंट्री के साथ में, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो कौन कौन से फ्रंट पे डिस्प्यूट है। जैसे कि एक बाउंड्री के फ्रंट पे डिस्प्यूट आ जाता है। सेकंड डिस्प्यूट इज ऑन वाटर फ्रंट, एक वाटर ट्रीटी हमने साइन कर रखी है, उस पे डिस्प्यूट हो गया, बाउंड्री पे हो गया, और कुछ डिस्प्यूट है कहीं पे, ठीक है, बाउंड्री से रिलेटेड ज़्यादा है हमारा। इसके अलावा जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे सीपेक हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डाल देते हैं। ऐसी ट्रेड से रिलेटेड या कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी रिलेटेड, तो ये सब इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट बाउंड्री वाला, ठीक है। अब इसके अलावा हमें ये देखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के कोई ऐसा एरिया है जहां पर ये कोऑपरेट कर रहे हैं, तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर दोनों ही कंट्रीज प्रेजेंट हो, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में एरियाज ऑफ टेंशन। देखिए, जो डायरेक्ट डिस्प्यूट है, दीज आर ऑल्सो द एरियाज ऑफ टेंशन, ये भी एरियाज ऑफ टेंशन है, लेकिन इसके अलावा देयर आर सम अदर एरियाज ऑफ टेंशन, जैसे कि टेररिज्म को लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर यहाँ पर प्रोजेक्ट, ट्रेड कनेक्टिविटी, बाउंड्री, वाटर डिस्प्यूट, ये सब देखना है। उसके बाद अगर कोई सोल्यूशन प्रपोज किया जा सकता है तो वह सोल्यूशन देखना है। एंड लास्ट पार्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में, दैट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियन देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट से स्टार्ट करते हैं। 3 बॉर्डर डिस्प्यूट है। अभी मैं आपको रफली ऊपर से ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसका फर्दर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे लास्ट ईयर भी, वो बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। इसके अलावा जो 2019 तक की अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंट, वो बताएंगे, ठीक है, वो कवर करेंगे। आंसर शुड हैव ओनली एक्सपर्ट ओपिनियन, नो राघव। देखिए, आंसर आपका कैसा होना चाहिए। एक्चुअली मैं एक दिन स्पेशल क्लास ले रही थी, तो देयर वाज वन गाय, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज टेस्टिंग मे बी कि मैं कैसे गाइडेंस दे रही हूँ, एंड ही हैज़ रिटन 2018 का पेपर, ठीक है, मेंस। तो उनका कहना था कि उनके 215 मार्क्स थे आउट ऑफ 500 समथिंग, ठीक है, तो ही हैड दिस ओपिनियन 215, out of this 500. So what I can know is कि उन्होंने अपना जो इस सेक्शन के स्पेशली जो पेपर 2 सेक्शन बी था, इसके लिए उन्होंने बताया था कि आंसर में वो कह रहे थे कि सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियंस लिखने होते हैं।
आंसर इज कंप्राइजिंग ऑफ जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस विच इज 4 to 5। ये भी रीजन है कि उनका स्कोर इतना कम क्यों रहा। तो सिर्फ ये चीज मेंशन आपको करनी बहुत जरूरी है मेरी साइड से, कि ऐसा नहीं है कि पूरे आंसर में सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन लिख करके आएंगे आप। जो आपकी बेसिक नॉलेज है आंसर की, वो लिखेंगे सबसे पहले। जो भी टॉपिक है, जो भी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, और उसमें फिर आप बस एक मिनिमम या दो मैक्सिमम, ठीक है, इतने एक्सपर्ट ओपिनियंस आप दे सकते हो। ठीक है, या तो आप फेवर में भी दे सकते हो या अगेंस्ट में दे सकते हो, कि या पर्टिकुलर उस इशू पे किसी एक्सपर्ट ने अगर अपना कोई व्यू दिया है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे सी राजा मोहन लिख सकते हैं, श्याम सरन, प्रताप भानु मेहता, ये बहुत सारे नेम हैं। आप लोग चाहें तो ये लोग साइड में अपना लिख भी सकते हैं। जैसे रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में आई रिमेम्बर, अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, दैट ये जो का यू नो आरसीईपी है, आरसीईपी से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही थी कि इंडिया ने डिनाई कर दिया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक एडिटोरियल आया था इसके बेसिस पे। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और उसमें से जो प्रताप भानु मेहता का इंपॉर्टेंट व्यू है, उस व्यू को समराइज करके पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। और जब भी बात हो रही है आरसीईपी की, तो एक तो प्रताप भानु मेहता कर सकते हो, क्योंकि इसका रिसेंट आया है इनका। इसके अलावा और किसी एक्सपर्ट का अगर आपने देखा है आरसीईपी पे कोई एम्बेसडर है, जैसे सी राजा मोहन हो गए, श्याम सरन हो गए, जिन्होंने आरसीईपी पे कुछ मेंशन किया है, उनका आप पढ़ सकते हो। देखिए, व्हाट आई विल रिकमेंड स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में, कि यहाँ पर अपने आप को मिनिमाइज रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी आर्टिकल सारा दिन बैठ के पढ़ते रहें और जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स लिखते रहें, और ऐसे याद भी नहीं देगा। मैक्सिमम 2 या 3 आपको याद रखनी है, जिसमें से आप आंसर में से 2 ही लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने आरसीपी का एक पढ़ा एडिटोरियल प्रताप भानु मेहता का, सेकेंड एडिटोरियल आपने सी राजा मोहन का मान लीजिए तैयार कर लिया, ठीक है, 2 एडिटोरियल तैयार कर लिया आपने, इसी को आपको याद रखना है। तो आरसीईपी जब भी आप आंसर लिखोगे, नॉर्मल लाइक तो बताओगे कि आरसीपी है क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या डिमांड्स है, आइडिया क्या है, बेनिफिट कैसे होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे। डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, एंड एट द एंड फिर आप प्रताप भानु मेहता एंड सी राजा मोहन का व्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रताप भानु मेहता इज अगेंस्ट आरसीईपी, ठीक है, और सी राजा मोहन इज राइटिंग फॉर आरसीईपी, ठीक है, इन फेवर ऑफ आरसीईपी। दो अलग अलग व्यूज मैक्सिमम लिख सकते हैं, एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आरसीईपी पे कोई भी एडिटोरियल आता है, तो मैक्स टू मैक्स 2 एडिटोरियल पढ़िए। उसके अलावा न्यूज़पेपर में कभी भी आपको आरसीईपी से रिलेटेड और कोई एडिटोरियल दिखता है, रीड करना है तो रीड कर लीजिए, लेकिन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आरसीईपी एंड आपको एडिटोरियल के साथ में कैसे डील करना है। अब आई विल रिकमेंड यू कि आपको इसके लिए फॉलो क्या करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर नॉलेज के पर्पज से पढ़ाई नहीं करेंगे। एक चीज याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे स्पेशली यूपीएससी के लिए, यू नॉट स्टडिंग टू गेट नॉलेज। ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो ऐसे बहुत सारा आपका आ जाएगा, फिर तो देयर इज नो एंड टू दीज टॉपिक्स। इसीलिए नॉलेज से ज्यादा आई विल रेकमेंड यू कि आप इसको हाई स्कोर करने के पर्पज से पढ़ेंगे। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, यू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर हाई इन दैट। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कहाँ से आप लोग कर सकते हैं इस चीज को फॉलो। हाँ, देखिए, कौन सी वेबसाइट्स आपको फॉलो करनी है वो मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, वो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डायनेमिक है तो उसके लिए वेबसाइट्स आपको कुछ फॉलो करनी पड़ेंगी।
देखिए, वैसे भी यूपीएससी आपको क्वेश्चन कोई पूछती है तो इट इज मोर अबाउट स्किल टेस्टिंग, इट इज नॉट अबाउट नॉलेज टेस्टिंग एनी मोर। स्किल, स्किल क्या होता है? स्किल होता है कि आपको जितना पता है उसको प्रैक्टिकली अगर आप लगाते हैं इन प्रैक्टिस, तो आप उसका आउटपुट कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम वहां से, है ना? तो नॉलेज ही नॉलेज पे करोगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग पे जब आप जाते हैं तो ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट, ट्रेनिंग क्यों करते हैं हम? हमको किताबें तो पढ़ाई जाती हैं, दैट इज थ्योरेटिकल। ट्रेनिंग इज उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर सिर्फ किताबों में घुसे रहोगे तो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। सम थिंग्स आर लाइक दिस कि जो आप ट्रेन करने के बाद में ही आप सीख पाते हो, जो आपकी प्रैक्टिसेबल नॉलेज होती है। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है? तो हमको यहाँ पे हाई स्कोर करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, मेक श्योर और उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी इश्यूज पे, अगर सिक्योरिटी इश्यूज पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए, या कोई टॉपिक है, आईडीसी, आईडीएस से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर के आई, ये आईजीपी में भी आपको हेल्प करेगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो आपका पेपर 1 सेक्शन बी का पार्ट है, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप जो वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं दैट इज ICWA। और इसी में अगर मान लीजिए सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कुछ आपको पढ़ना है, ये सब हमारा पॉलिटिकल साइंस में काम करता है हमारे लिए, ठीक है? तो उसमें आप पढ़ सकते हैं ORF, ORF। ये इनफ है, ठीक है? तो IDSA एंड ORF इज इनफ। पॉलिसी पर्सपेक्टिव के लिए आप ICWA पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई फिर भी लगता है आपको कि आप फॉलो करना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड मैगजीन विच इज़ द डिप्लोमैट। ये बहुत अच्छी मैगजीन है, जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं दे राइट गुड आर्टिकल्स देयर। तो एक दो आर्टिकल से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पर टॉपिक। मान लीजिए इंडिया चाइना ब्रह्मपुत्र डिस्प्यूट है, तो इस पे अगर कोई टॉपिक आया है, आर्टिकल आया है, तो इस पे द डिप्लोमैट पे ही आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। एक दो आर्टिकल पढ़े हो बस, दैट्स इट, दैट इज इनफ, ठीक है? उसी में से आप अपना किसी का सोल्यूशन स्पेशली आपको नोट डाउन करना है। बाकी सब चीज़ें तो आपकी यहाँ से भी कवर हो जाएंगी कि इश्यू क्या है और क्या होना चाहिए था, वो सब भी आपका क्लास में से कवर हो जाएगा। अगर रही बात इसकी कि सोल्यूशन, सोल्यूशन अगर किसी ने रिसेंटली दिया है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये तो तब है जब फ्यूचर में आप लोग कभी कर रहे हो। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लास में ऑलरेडी किया जाएगा। क्लास में एक्सपर्ट ओपिनियंस भी होंगे आपके पास में, सब कुछ होगा, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो फॉर द अपकमिंग इश्यूज आप लोग कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है? ओके, तो थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट पे मैं बता देती हूँ आपको, ओवरव्यू देती हूँ पहले थोड़ा सा इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस का। देखिए, 3 बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पहला है गिलगित बाल्टिस्तान इशू, दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान यानी कश्मीर वाला जो इशू है, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी बात मैं कर रही हूँ। दूसरा है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट आपका जो कच्छ वाली साइड है यहाँ पर है, ठीक है? उसके बाद सियाचिन है, सियाचिन आपका कश्मीर और शारजाम वैली है उसके पास में है, जो एक्साई चिन के पास में है, ठीक है? एक्साई चिन एंड पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर इस एरिया के पास में है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहले वाला देखते हैं। फर्स्ट आपको दिखेगा गिलगित बाल्टिस्तान इशू, यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है? अब इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, ये है गिलगित बाल्टिस्तान, आपको जो दिख रहा है ग्रीन एरिया, ठीक है? दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान। अब गिलगित बाल्टिस्तान ये 1947 में आपको पता होगा कि पूरे जो जम्मू एंड कश्मीर है, आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है? तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है इंक्लूडिंग एक्साई चिन, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें से जो एक्साई चिन का एरिया है, ये एक्चुअली अभी चाइना के कंट्रोल में है। चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 के बाद, इसका ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है? तो ये चाइना के कंट्रोल में है। देन दिस वन इज, यहाँ पर आपको दिखेगा
सियाचिन है, एंड ये जो है, ये टेरिटरी है शागजाम वैली। ये भी इसी में आता है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में आता है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो पाकिस्तान ने 1963 में इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो थोड़ा आपको उसका पता होना चाहिए। तो एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये गिलगित बाल्टिस्तान है, ये पूरा कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, दूसरे मैप में दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द होल कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर महाराजा हरी सिंह थे। महाराजा हरी सिंह डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड महाराजा हरी सिंह हिंदू रूलर थे, और जम्मू एंड कश्मीर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो हुआ क्या कि 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसमें ये डिसाइड किया गया, उसमें तीन ऑप्शंस दिए गए सभी प्रिंसली स्टेट्स को। पहला ऑप्शन था कि या तो आप इंडिया में मर्ज हो जाइए, या फिर आप पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रल यानी इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो इन्होंने चूज किया था महाराजा हरी सिंह ने कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना तो हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, ना ही पाकिस्तान में मर्ज होंगे। काफी टाइम तक ये इंडिपेंडेंट ही रही, पार्टीशन होने के बाद भी इंडिपेंडेंट रही। अक्टूबर आते आते हुआ क्या कि पाकिस्तान का प्रेशर बहुत बढ़ने लगा इन पे कि आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाइए, बिकॉज मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, उसके बेसिस पे बोलेंगे ये। अब होगा क्या कि ऑब्वियसली ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान खुद अटैक नहीं करेगा अपनी आर्मी के थ्रू, रादर यहाँ पर इधर इधर वाली साइड कुछ ऐसे यहाँ पर ट्राइब्समैन रहते थे। ठीक है, लोकल जो ट्राइब्स हुआ करती थी उनको भेजेगा यहाँ पर अटैक करने के लिए और ऑक्यूपाई करने के लिए पूरे कश्मीर को। ठीक है, तो ये लोकल ट्राइब्समैन थे, ये आ रहे थे इधर से, यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो महाराजा हरी सिंह को जब पता चला कि भाई फुल फ्लेजर लोकल आप क्योंकि ये पाकिस्तान ही भेज रहा था, ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो तब महाराजा हरी सिंह इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, जिसमें इंडिया ने ये कहा कि आप अपने डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे को दे दीजिए। ठीक है, तब हम आपको हेल्प करेंगे, वो इंडिया के उसमें डाल दीजिए, एंड कि इंडिया की उसमें रहेगी पावर, बाकी जो आपका इंटरनल मैटर है वो आप खुद ही संभाल सकते हैं। तो उस शर्त पे, उस कंडीशन पे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद इंडिया ने जब इस वॉर को रोकने की कोशिश की, तो तब तक पाकिस्तान जो था यहाँ तक पूरा ऑक्यूपाई कर चुका था। तो हम देखते हैं कि ये पूरा इसीलिए पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, क्योंकि तब से पाकिस्तान के अंडर में ही है। एंड ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये इंडिया के पास में है। ये जो एक्साई चिन्ह है, आगे 1962 में वॉर होगी जो चाइना के पास चला जाएगा। ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये एट प्रेजेंट वैसे इंडिया के पास में ही है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया का इस पे ऑक्यूपेशन है। बाकी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज साकजाम वैली। साकजाम वैली, दिस इज साकजाम वैली, जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, हालांकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। अभी फिलहाल हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में, बिकॉज ये अभी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ही पूरा मिले हमें, तब आगे हम बात करें। ठीक है, तो ये पूरा इशू हुआ। अब आजकल क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, वैसे तो कश्मीर इशू टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होता ही रहता है। आपको पता होना चाहिए 1949 में नेहरू इस इशू को, कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में लेकर के गए। बाय, बिकॉज नेहरू वॉज एन आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट कौन होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? हु ऑल आर आइडियलिस्ट? देखिए, हमने इससे पहले रियलिज्म पढ़ा है। रियलिज्म में हमने देखा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि रियलिज्म वाले बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव करते हैं।
ये लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं। तो आइडियलिस्ट स्कूल का मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिबरल स्कूल, और लिबरल स्कूल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अमेरिका वाला जो स्कॉलर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्कॉलर्स ये अमेरिका के फेवर में है कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए सभी कंट्रीज, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, एंड इससे क्या होगा कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ट्रेड रहेगा और ओपन बॉर्डर्स रहेंगे, तो यूएसए को ही इससे फायदा होगा। तो आइडियल स्कूल से बिलोंग करते हैं हमारे नेहरू। नेहरू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी फेथ रखते थे। यूनाइटेड नेशन में उनका बहुत मानना था कि अगर हम इस इशू को लेकर के जाएंगे तो ये इशू इंडिया के फेवर में डिसीजन आएगा एंड इंडिया को इससे फायदा होगा। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि जब 1949 में ये इशू लेके जाया जाएगा यूनाइटेड नेशन में, उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन एक कमीशन सेटअप करेगा इस जगह के लिए। कमीशन होगा, सबसे पहले उस कमीशन का नाम होगा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन आगे जाकर के यहाँ पर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज के टाइम पे मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है, रादर देन दिस ऑब्जर्वर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? एनी डाउट? तो ये जो ऑब्जर्वर ग्रुप है आज के टाइम पे इंडिया इसके फेवर में नहीं है। इंडिया इनको अलाउ नहीं करता है अपने पार्ट, अपने साइड वाले जम्मू एंड कश्मीर पे कि ये मॉनिटर करें। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन ने मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पर डाला था, जानने के लिए कि क्या सब रहा था, क्या सब इश्यूज थे, इसलिए डाला गया था। लेकिन तब से ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पर है। पाकिस्तान वाले इनको बहुत एंडोर्स करते हैं, इनको बहुत हेल्प करते हैं, ये सब चीजें इंडिया वाले नहीं मानते। इंडिया ने रिसेंटली ये भी बोला था इनको कि आप अपना ये जो ग्रुप है यहाँ से निकाल लीजिए, बिकॉज इनकी जो मैंडेट थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि 1971 में ये मैंडेट थी कि जब तक बॉर्डर रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये जो ग्रुप रहेगा ये पीस मेंटेन करके रखेगा, ये चेक करता रहेगा कि कोई सीज फायर वायलेशन तो नहीं हो रहा है, यानी ये जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे कोई ऐसे लड़ाई तो नहीं हो रही है। 1971 में हम देखेंगे, वैसे भी 1965 में यहाँ पे वॉर नहीं हुई इस साइड से। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग भेजे थे अंदर जो कि ऐसे रेबेल करके और ये सब चीजें स्टार्ट कर रहे थे। दैट्स हाउ 1965 वॉर स्टार्टेड। लेकिन 1971 में फुल फ्लेजेड अटैक होगा पाकिस्तान की साइड से, जो बांग्लादेश वाला केस रहेगा वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बांग्लादेश वाला केस। तो वहां पर 1971 में जब पाकिस्तान यहाँ से फुल फ्लेजेड अटैक करेगा, उस टाइम पे सीज फॉर वायलेशन इनके साइड से हो ही चुका है। तो अब यूनाइटेड नेशन की कोई मैंडेट बची नहीं है। रीजन इसका यह है कि 1972 में जब हरा दिया गया पाकिस्तान को, तो 1972 में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जब तक भी हमारे जो डिस्प्यूट हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक दे विल ट्राई कि पीसफुल रहे। ठीक है, दूसरा ये चीज कि अगर कभी भी रिजॉल्व भी करना है इन डिस्प्यूट को, अगर मान लीजिए कश्मीर का कोई इशू है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ये बायलेटरल ही डिसाइड किया जाएगा। कोई भी बॉर्डर रेजोल्यूशन डिस्प्यूट ये दोनों कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन एक थर्ड पार्टी हो गई, ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इस एरिया में। तो इनकी अब मैंडेट नहीं रही है, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज ने आपस में साइन किया हुआ है ये शिमला अग्रीमेंट। उसके चलते इंडिया मानता है कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की कोई मैंडेट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में और इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। दैट इज वाई वी डू नॉट सपोर्ट दैम। आया समझ? ये थोड़ा कश्मीर इशू से रिलेटेड था। एक और इशू है कश्मीर में, देखिए ऊपर आपको यहाँ पे चाइना दिख रहा है, ये चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है। दिस इज द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। यहाँ पर एक सिटी है, सिटी का नाम है काशगढ़ सिटी। द नेम ऑफ द सिटी इज काशगढ़। काशगढ़ सिटी से चाइना कनेक्ट कर रहा है और ये यहाँ से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से
निकलते हुए आगे जाता है, आगे है यहाँ पर, इधर वाली साइड आप देखोगे, मान लो ये चाइना है, तो यहाँ से ऐसे निकलता हुआ यहाँ जाता है। दिस इज ग्वादार पोर्ट, ये है ग्वादार पोर्ट। तो ग्वादार पोर्ट से चाइना यहाँ पर अरेबियन सी है, इसमें एक्सेस पाएगा। देखिए, डायरेक्ट चाइना के पास में कोई एक्सेस नहीं है इंडियन ओशन का, घूम करके साउथ चाइना सी के थ्रू और इधर मलक्का स्ट्रेट से निकल करके आना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं है। तो ये जो सी पैक है, एक तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, और ये एक तरीके से ना इंडिया को इंसर्कल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में, कि ये किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चलते इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डैम है, दाइमार भाषा डैम। दाइमार भाषा डैम पहले इसका पार्ट नहीं था, अभी इसका पार्ट है, जिसमें चाइना ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि इस डैम को डेवलप करेगा चाइना यहाँ पर। तो पहले जो इसका था, ये $51 बिलियन का था ये प्रोजेक्ट। आज के टाइम पे ये $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है, विच इज अ बिग बिग अमाउंट, स्पेशली गिवन दैट कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड। 2017 में, वेट अ मिनट, टू 2017 में पहली बार पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, विच इज द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको फिफ्थ प्रोविंस बनाया जाएगा। फिफ्थ प्रोविंस, देखिए पाकिस्तान में एट प्रेजेंट 4 प्रोविंसेस हैं। पहला है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इसका लार्जेस्ट प्रोविंस है। दूसरा है सिंध, ये अपने आप पे रिफ्रेश हो रहा है, वेट। दूसरा है सिंध, तीसरा है पंजाब, एंड चौथा प्रोविंस है इसका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो ये इस वाली साइड में आप देखोगे जहां पर पश्तूनिस्तान की डिमांड बहुत होती है। पश्तूनिस्तान की, एक्चुअली यहाँ पर कुछ पश्तून्स रहते थे, जिनको जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री जब हुई थी ना अलग, तो तब हम देखेंगे कि ये डिमार्केट किया गया था। तो उसके चलते जो पश्तून पीपल थे, ये आधे बट गए, आधे पश्तून अफगानिस्तान में, आधे पश्तून पाकिस्तान में। तो ये सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि इनके लिए एक अलग से कंट्री बने पश्तूनिस्तान की। ठीक है, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। बस बलूचिस्तान का अपना अलग है, इनके अलग डिमांड है। ठीक है, क्योंकि देखिए कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, सब कुछ एथनिकली डिफरेंट पीपल हैं ये, तो बलूचिस्तान से भी डिमांड आती है अलग कंट्री के बनने की। ठीक है, ऐसे ही आपके पश्तूनिस्तान में यहाँ गई, एंड इन्होंने अभी डिसाइड किया कि फिफ्थ प्रोविंस इनका होगा दिस गिलगित बाल्टिस्तान, ये फिफ्थ प्रोविंस होगा इनका। तो इस पे काफी ज्यादा, इसको डालने के लिए, फिफ्थ प्रोविंस बनाने के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो जब इन्होंने ये डिसाइड किया, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो है वो हमारी इंडिया जो था पहले प्री 1947 में कॉलोनी था, तो इस हिसाब से ब्रिटेन का इस पे काफी इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनकी पार्लियामेंट ने इस पे क्या रिएक्शन दिया। दे हैव कंडेम्ड दिस, इन्होंने बेसिकली दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। और आप देखोगे कि एक मोशन यहाँ पर पास किया गया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें इस्लामाबाद यानी जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, उसको खारिज किया गया पार्लियामेंट की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट, दैट इज गिलगित बाल्टिस्तान। अब थोड़ा सियाचिन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दैट। ठीक है, मैप इसमें सुपर इम्पोर्टेंट है। आई टेल यू कि रफली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप रफली इसमें मैप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स यहाँ पर आपके स्ट्रांग होने चाहिए।
तो हम इसमें देखेंगे कि दिस इज सागजाम वैली जो 1963 में यहाँ पर चाइना को गिफ्ट की गई है। दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूटेड टेरिटरी। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट, सबसे ऊंची, जहां पर दो फोर्सेस लड़ रही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैजुअलिटीज बहुत हाई रहती हैं। मतलब आपस में ये जो है बहुत ही लड़ते रहते हैं दोनों कंट्रीज। तो इंडिया एंड पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं यहाँ पे लड़ती हैं काराकोरम रेंजेस में सिंस 1984। देखिए दोनों ही चाहते हैं इस पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड के जो सोल्जर्स हैं उनकी हाई नंबर में डेथ होती है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर रीजन है, तो क्लाइमेट चेंज के चलते वैसे भी बहुत वल्नरेबल हो गया है ये, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखोगे कि अवलांचेस आ जाती हैं, जिसके चलते काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, दोनों चाहते हैं कि विड्रॉ किए जाएं ट्रूप पे, लेकिन इंडिया की कंडीशन ये है, इंडिया कहता है कि देखिए अभी हमारा यहाँ पर ऑक्यूपेशन है सियाचिन में, हम अपने ट्रूप्स यहाँ से तभी हटाएंगे जब पाकिस्तान इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करेगा कि ये पोजीशन अब इंडिया की है। पाकिस्तान कहता है कि वो भी ट्रूप अपने हटाने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि ट्रूप हटाने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग मान रहे हैं कि ये इंडिया के अंडर में है अब, कि इंडिया का क्लेम है इस ग्लेशियर पे। रीजन ये है पाकिस्तान के लिए सियाचिन ग्लेशियर इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो काफी रिवर्स हैं जो पाकिस्तान की, उनका मेल्ट होकर के इन्हीं ग्लेशियर से इन रिवर में पानी आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान वाली साइड, उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी रीजन है कि पाकिस्तान इस पे अभी भी डिस्प्यूट बनाए हुए हैं एंड इज नॉट रेडी टू रिजॉल्व इट। हालांकि 2003 तक 4 तक मनमोहन सिंह के आते आते 2004-5 के आसपास नॉर्मलाइज होने लग गए थे रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एंड इनफैक्ट देयर वाज दिस मोमेंट जब ये डिसाइड किया गया था कि बहुत ही जल्दी सियाचिन और जो सर क्रीक डिस्प्यूट है, ठीक है, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उसी के बाद जो मुंबई टेरर अटैक हुआ, आपको पता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज करने लगते हैं, चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, तभी कुछ ना कुछ अटैक हो जाता है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से ब्रेक हो जाते हैं रिलेशंस। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो सेम चीज़ हुई थी कि ये काम नहीं कर पाया और आज तक भी ये डिस्प्यूट बना हुआ है। आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है विच इज सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है? देखिए सर क्रीक एक 96 किलोमीटर ईस्चुरी है। एस्चुरी में क्या होता है? एस्चुरी में होता है कि फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, वो ओशन में जा करके मर्ज हो जाता है, तो दैट इज एस्चुरी। तो हम देखते हैं कि रन ऑफ कच्छ में ये रीजन है, यहाँ पर ऐसे डिविजन होता है, ये आपको गुजरात वाली साइड है, इंडियन वाली साइड है, दिस इज पाकिस्तानी साइड। ये सिंध है, ये इनका सिंध प्रोविंस है, ये हमारा गुजरात स्टेट है। तो कच्छ रीजन है गुजरात स्टेट की, उसके बीच में ये लाई करता है रन ऑफ कच्छ। वहां पर हम देखेंगे कि डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कैसे है कि यहाँ पर कुछ मेरीटाइम एरियाज हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि सिंध ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो ये इसका पार्ट हुआ करता था सर क्रीक। दिक्कत यहाँ पे ये है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इंडिया मानता है अनक्लॉज के अकॉर्डिंग। अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अनक्लॉज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, अनक्लॉज का ये रूल है, यूनाइटेड नेशन जो हाई सीज है, जो डिस्प्यूटेड सीज है, या दो कंट्रीज के बीच में कोई सी आती है या वाटर बॉडी आती है, उनका ये मानना है कि अगर कोई वाटर बॉडी है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसको मिड से डिवाइड किया जाएगा, इक्वल डिवीजन, 50-50 डिवीजन होगा। उसके अकॉर्डिंग इंडिया इस रेड लाइन में बिलीव करता है कि ये पूरा सर क्रीक की बाउंड्री है, इसके इधर वाला पाकिस्तान के पास में, इधर वाला इंडिया के पास में। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ग्रीन लाइन को सपोर्ट करता है, यानी ये मिड से नहीं, ये पूरा का पूरा जो सर क्रीक है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का है, ये मानना है पाकिस्तान का, ठीक है, दैट दिस होल एरिया, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ ग्रीन, ये पूरा जो एरिया है ये पाकिस्तान का है, इनका मानना है, यानी पूरा का पूरा सर क्रीक, ये इसको बेसिकली ऑक्यूपाई करते हैं। रीजन देखिए ये है
कि ये जो सर क्रीक एरिया है इकोनॉमिक गेन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? यहाँ पर है ऑयल एंड गैस का पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल है। इंडिया भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और पाकिस्तान भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, जिसके चलते हमको देखने को मिलता है कि दोनों ही कंट्रीज इस पे ऑब्वियसली अपना ऑक्यूपाई करना चाहेंगी। अब मान लीजिए एक टाइम के लिए इंडिया ने सोचा कि चलिए हम अपना पाकिस्तान के साथ में डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहते हैं, टेंशन्स कम करना चाहते हैं, तो चलिए सर क्रीक पूरा का पूरा इनको दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इंडिया अपना कंट्रोल दे भी देती है ईस्टर्न बैंक का, सर क्रीक का, पाकिस्तान को, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान आगे जाकर के कोई नई टेरिटरी को क्लेम नहीं करेगा। मान लीजिए आज पाकिस्तान यहाँ तक डिमांड कर रहा है, ठीक है, कल को पाकिस्तान बोल सकता है कि ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है, हु नोस। क्योंकि एनर्जी रिच की बात कर रहे हैं, कल को अगर और एक्सप्लोरेशन होती है कि यहाँ तक पूरा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शेल गैस की डिस्कवरी हुई है मान लीजिए, तो उस हिसाब से पाकिस्तान पूरा क्लेम करने लगेगा ऐसे तो, कि ये भी हमारा सिंध का पार्ट है। तो यानी दिक्कत क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसके चलते ओवरऑल कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसमें पिस्ता कौन है? फिशरमैन, जो लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। क्योंकि जब भी देखिए आप समुंदर में होते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आपकी बोट कहाँ जा रही है, क्योंकि समुंदर में तो कोई आपको बाउंड्री लाइन की ऐसे कुछ लगाया नहीं हुआ है कि ये पाकिस्तान तक की बाउंड्री लाइन है, यहाँ से आगे नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी का फ्लो इतना होता है करंट के साथ में, फिशरमैन इसकी वजह से उधर पाकिस्तानी वाली साइड चले जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे हजारों जो फिशरमैन हैं, इनोसेंट फिशरमैन, इनको डेली बेसिस पे या मतलब अरेस्ट कर लिया जाता है, इनकी बोट ले ली जाती है, जितना सामान होता है इनकी बोट पे सब चीजें इनसे छीन ली जाती हैं, कॉन्फिस्केट की जाती हैं। और इसलिए इसमें पता ही नहीं चलता सी के साथ में कि बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। इसकी वजह से कभी कभी विंड का बहाव ऐसा रहता है, हवा का बहाव होता है, या लहर का वेव्स इतनी या टर्बुलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो बोट होती है वो उधर वाली साइड चली जाती है, जिसकी वजह से फिशरमैन के लिए डिफिकल्ट होता है वहां से वापस आना। तो सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है इसमें वो फिशरमैन को लेकर के है। सोल्यूशन में देखिए यही बोला जाता है कि ऐसी चीजों पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाने की बहुत जल्दी जरूरत है। ठीक है, कोई एग्रीमेंट साइन होना चाहिए इस बिहाफ से। लेकिन इसी के चलते इंडियन साइड वाली भी साइड भी तो आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो फिशरमैन होते हैं, या हो सकता है कि टेररिस्ट होते हैं, फिशरमैन बन के इंडिया में आ सकते हैं इस पूरी रूट से। सो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डिस्प्यूट का। तो ये था सर क्रीक डिस्प्यूट। इसके अलावा एक और इशू है। अब ये वैसे तो देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट डिस्प्यूटेड रीजन है, क्योंकि हम पाकिस्तान इस टाइम पे कवर कर रहे हैं। एक हम्म, तो क्योंकि अब हम इंडिया पाकिस्तान कवर कर रहे हैं, इसमें डिस्प्यूटेड रीजन है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं आज के टाइम। इसको हम इस इश्यू का हम यूज उठा सकते हैं पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। सो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज बलूचिस्तान। ये है इसका लार्जेस्ट प्रोविंस। ये पूरा जो एरिया आपको भी दिख रहा है ये एट प्रेजेंट पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, ठीक है। बाकी ये जो दिख रहा है ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो इसमें दिस इज बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये है पंजाब, और ये जो रीजन है दिस इज फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, एंड दिस वन इज गिलगिट बाल्टिस्तान। ये फिफ्थ प्रोविंस डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। ये तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इंडिया के एट प्रेजेंट। दिस इज एक्साइचिन, दिस इज सियाचिन, दिस इज साकशाम वैली, ठीक है, दिस इज साकशाम वैली। खैर, एंड ये आपका आता है अफगानिस्तान।
ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर है ईरान, ये हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा मैप है। अब इसमें इम्पोर्टेंस ये है, देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, और साथ ही साथ बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच रीजन है, मतलब रिसोर्सेज मिनरल्स बहुत हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान में ऑलरेडी और कहीं पे भी इतने मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स होने के बावजूद बलूचिस्तान को, देखिए कहीं पे भी ऑयल या गैस होता है वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगी उसकी वजह से। यहाँ पे मिनरल्स होने के बावजूद बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस है, लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस है, मतलब सबसे कम डेवलप हुआ है ये, एकदम गांव जैसा इलाका ज्यादातर है यहाँ पर। जबकि आप देखोगे बलूचिस्तान में 13 मिलियन पीपल, यानी कम से कम 1.3 करोड़ पीपल बलोची पीपल हैं। ये एथनिकली डिफरेंट पीपल है, मतलब बाकी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनका कल्चर अलग है, जो बलूचिस्तान में रहते हैं उनका कल्चर थोड़ा अलग है। दूसरा, बलूचिस्तान के आप ये देखो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ईरान के साथ में बलूचिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान के पास में बॉर्डर शेयर करता है ईरान और अफगानिस्तान के साथ में, इसीलिए भी ये काफी स्ट्रेटेजिक है। और ये जो सीपेक है ना, यहाँ ऊपर से आ रहा है, दिस इज काशगढ़ सिटी, जिंजियांग प्रोविंस है जो चाइना का, ये यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से आती है और यहाँ पर आती है, यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, यानी बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट प्रेजेंट है, बलूचिस्तान में ही है वो, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान। अब जो बलूच लोग हैं ये एथनिकली डिफरेंट है, इन पे काफी एट्रोसिटीज की जाती हैं, यू नो। अब देखो ये सेम चीज पाकिस्तान पहले भी कर रहा था, ऐसा नहीं है कुछ नया है। मान लीजिए ये पूरा ब्रिटिश इंडिया है, तो इस ब्रिटिश इंडिया में जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पर बना ईस्ट पाकिस्तान, बीच में था इंडिया, यहाँ पर था वेस्ट पाकिस्तान, एंड इसके फर्दर इधर होगा बर्मा। ये पूरा पहले एक ही पार्ट था, ठीक है, यहाँ तक ऐसे आप मान लो पूरा इंडिया हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन हुआ तो ऐसे अलग अलग हो गया। तो मेन है दिस इज इंडिया। तो पाकिस्तान का पार्टीशन होता है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में। अब पार्लियामेंट जो थी पाकिस्तान की वो यहाँ पर बनी, ईस्ट पाकिस्तान में पार्लियामेंट बनी। तो 1947 के बाद सारे जो लीडर्स थे वो यहाँ के थे, यहाँ का कोई लीडर नहीं था वेस्ट पाकिस्तान का। और वेस्ट पाकिस्तान रिच था काफी, मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत थे, यहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, डेजर्ट एरिया था, हम देखेंगे, ठीक है, ज्यादातर, तो इतना रिसोर्सेज नहीं होंगे, ये काफी रिसोर्सेज। तो ये किया क्या करते थे, यहाँ से सारे रिसोर्सेज ले जा करके इधर वाली साइड में पूरा डेवलपमेंट कर रहे थे। अब जब डेवलपमेंट ये लोग कर रहे थे तो इनका क्या मानना था कि जितने भी लोग यहाँ के थे उनके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, और जितने भी लोग यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में प्रेजेंट थे यहाँ पर ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। सेकंड क्लास मतलब जॉब्स में या प्रोविजंस में, इन सब चीज़ों में, एंड यू नो पार्लियामेंट में इनको, इनके एमएलएज, इनके एमपीस नहीं थे, उस हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता था। तो काफ़ी टाइम तक तो ऐसा चलता रहा। 1960s के एंड में, लेट 1960s में शेख मुजीबुर रहमान रहेंगे, जो शेख हसीना है आज के टाइम पे, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उनके फादर होंगे। उनके जो फादर रहेंगे वो यहाँ पर अपनी पार्टी बनाएंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, और इनको यहाँ पर मेजोरिटी मिल गई, ठीक है। और इनको अब, यानी ये बनना चाहते थे, ठीक है, यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिले और इनको रिप्रेजेंटेटिवनेस मिली।
लेकिन उस टाइम पे क्योंकि ये लोग इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान क्या करेगा, यहाँ पर अपनी आर्मी बुला लेगा, आर्मी बुला लेगा। और आर्मी बुला करके अब आर्मी क्या करेगी, यहाँ पर एट्रोसिटीज कंडक्ट करना शुरू करेगी। यानी यहाँ पर जो बच्चे होंगे, जो भी आर्मी यहाँ पर आएगी, तो रेप्स वगैरह बहुत हुए, और मतलब बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा, उन पे कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि वो ऐसी डिमांड ना करें और ये लोग डोमिनेट रहें। तब क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से मास एक्सोडस होने लगा। लोग अब यहाँ पे रिफ्यूज सीख करने लगे, इंडिया में आने लगे, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके। जिससे हुआ क्या, इंडिया के पास में ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और बाहर से अगर दूसरे लोग और आएंगे दूसरी कंट्री के, तो इससे इंडिया के जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। इंडिया के पास में ऑलरेडी, आपको पता है, उस टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंडिया खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था इंडिया में। ऐसे में अगर बाहर के लोग आएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो इंडिया के लोगों का क्या होगा, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों ना हो। तो ये भी रीजन है कि इंडिया को ये रियलाइज हुआ, एंड तब जा करके जो इंदिरा गांधी थी, शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन। बिकॉज अपने टाइम पे लेडीज को यही माना जाता है, फीमेल्स को, कि वो हार्ड डिसीजंस नहीं ले सकती, सॉफ्ट डिसीजंस लेंगी। तो यहाँ पर बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया जाएगा, 1971 की वॉर यहाँ पर की जाएगी, जिसमें फाइनली 1971 तक दिसंबर, ऑलमोस्ट 24 दिसंबर थी आई थिंक, जब लिबरेशन हुआ, और 90,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के इंडिया ने अपने उसमें हरा दिया, और ये सब चीज़ें साइन हुआ, फिर अग्रीमेंट साइन हुआ था इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में ये सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने ही देश के लोगों को ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं, सेम चीज़ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बलूचिस्तान से डिमांड आती है अलग से सेपरेट कंट्री बनाने की। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, एथनिकली, कल्चर वाइज, सोसाइटी वाइज अगर देखोगे, इनके जो प्रैक्टिसेस हैं, बाकी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और इनको लगता है कि जो पंजाबीज है पाकिस्तान के, ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी मिनरल्स हैं यहाँ से लेकर के, इन मिनरल से जो भी बेचा जाता है, जो भी पैसा आता है, उससे पंजाब एरिया डेवलप किया जाता है। स्पेशली जो सबसे डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान का, वो है पंजाब एरिया, ठीक है। उसके बाद है सिंध, उसके बाद है ये वाला एरिया, उसके बाद है बलूचिस्तान। इनफैक्ट बलूचिस्तान काफी नीचे है, क्योंकि यहीं से सारे रिसोर्सेज हैं, और यहीं से दूसरे प्रोविंसेस को डेवलप किया जाता है, जबकि यहाँ पर इस प्रोविंस को डेवलप किया जाना चाहिए था। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे झारखंड है, झारखंड हो गया, एंड मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, बहुत ही पुअर स्टेट्स हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। लेकिन उस मामले में पुअर है कि लिटरेसी लेवल बहुत लो है, और डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है, लीस्ट डेवलप्ड में आ जाते हैं इसके कंपैरेटिव। लेकिन रिसोर्स में कितने रिच हैं, तो उस हिसाब से तो इन स्टेट्स को रिच होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मुंबई और दूसरे जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा रिच है कंपैरेटिवली, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इसीलिए भी तो डिमांड की जा गई थी, और अलग से 2003 में हम देखेंगे कि नए स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। मतलब इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकाल करके अलग अलग ये 3 स्टेट्स बनाए जाएंगे, उत्तरांचल बनाया जाएगा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ तब बनाया जाएगा अलग से, ताकि इन रीजन्स को भी डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो सेम डिमांड है बलूचिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं काफ़ी एट्रोसिटीज कंडक्ट करती हैं इन लोगों पे, एंड पाकिस्तान को एग्जीक्यूज किया जाता है, एक्यूज करता है इंडिया को कि इंडिया बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज रन कर रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2016 में जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई थी, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोदी, इन्होंने बलूचिस्तान को मेंशन किया था, ये बताने के लिए ऑब्वियसली कि इंडिया विल नो लॉन्गर बी कॉर्नर्ड एंड सबमिसिव। क्योंकि देखिए, कश्मीर इशू पे क्या करता है पाकिस्तान,
ऑलरेडी जब 1972 में डिसाइड हुआ है कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो बायलेटरली रिजॉल्व किया जाएगा, सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व किया जाएगा, तो आप क्यों बार बार इस इशू को यूनाइटेड नेशन में लेकर के जाते हो? इस इशू को यूनाइटेड नेशन में लेके जाने का मतलब है कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना। कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो जाए, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कंट्रीज दूसरी दूसरी हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, ये चाहता है पाकिस्तान। सेम ही चीज अब इंडिया अप्लाई कर रहा है बलूचिस्तान के साथ में। जैसे पाकिस्तान कश्मीर इशू को लेकर के ये भी हाईलाइट करता है कि कश्मीर में, आपने सुना होगा, ये बोलते हैं कि कश्मीर में इतने सारे लोग हैं, ये जो आर्म्ड फोर्स एक्ट है, इसके चलते रेप्स कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत ही एट्रोसिटीज कंडक्ट की जाती हैं वेमेन के ऊपर, यूथ के ऊपर। ये सब चीजें पाकिस्तान कहता है यूनाइटेड नेशन में। तो इंटरनेशनलाइज करे ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से, चाहता है कि ह्यूमन राइट्स की कमीशन बैठे इंडिया पे और कश्मीर का इशू पूरा इंटरनेशनलाइज हो। ये चाहता है पाकिस्तान। इंडिया ये नहीं चाहता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि कोई भी डिसीजन आए, कोई भी सोल्यूशन आए, वो बायलेटरली आए। और उसी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, इस बलूचिस्तान भी तो सेम ही चीज कर रहा है पाकिस्तान। तो इंडिया ने अभी 2016 में इतना स्टैंड चेंज किया, रियली स्टैंड लेने के बाद में ये बताने की कोशिश की कि जैसे इंडिया को आप हाईलाइट करते हो, इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही इंडिया भी अब चाहता है कि बलूचिस्तान के इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इसीलिए उस पर्सपेक्टिव से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया विल नो लॉन्गर बी कॉर्नर्ड एंड सबमिसिव। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया को आप कोने में नहीं डाल सकते हो कश्मीर इशू पे। इंडिया भी इस पे बात करेगा, इंडिया भी हाईलाइट करेगा कि आप बलूचिस्तान में कैसे लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कुलभूषण जाधव केस अभी तो पुराना हो चुका है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा पढ़ लेना है यहाँ से। आगे देखते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप आया था 1947 के बाद। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब आते हैं एक और डिस्प्यूट पे, विच इज इंडस वाटर डिस्प्यूट। देखिए, इंडस वाटर सिस्टम में 6 नदियां हैं। एक तो होगी इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज, या नीचे ही ये हो गई सतलज। ठीक है, तो इसको याद ऐसे रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान गए, तो यानी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है अब। ठीक है, दूसरा RBS यानी रावी, बियास, सतलज, ये इंडिया के कंट्रोल में है। इसको इसी फॉर्मेट में याद रखोगे आप कि ऊपर इंदस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब, फिर रावी, बियास एंड सतलज। ऐसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो एक चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान के पास में जो रिवर्स कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के हक में है इंडस रिवर्स वाटर ट्रीटी में, एंड इंडिया के पास 20% वाटर है इसका। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसे डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिब्यूटरीज के बारे में, हालांकि वो इस तरीके से एसोसिएट होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी मान लो न्यूज में हाईलाइटेड होगी, तो उससे एसोसिएट करके आपको थोड़ा सा उसके ट्रिब्यूटरीज का आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर मैंने डेटा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस बारे में। ठीक है, ये मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अब डिस्प्यूट के बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई। नेहरू ने ये ट्रीटी साइन की थी, एंड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान एंड नेहरू के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इस ट्रीटी को साइन करवाने में बहुत ही अहम जो रोल निभाया था वो था वर्ल्ड बैंक का। तो इट दिस ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक ने ही इस ट्रीटी को फर्दर काम करवाया था दोनों कंट्रीज के बीच में। आज के टाइम पे अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी अगर कोई है तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी है। और उस बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में साइन की गई थी। हालांकि इसमें कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं जिसपे बार बार पाकिस्तान अपना मतलब बोलता रहता है, हाईलाइट करता रहता है, कोर्ट में लेके जाता है इंडिया को कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन है इन रिवर्स पे, इन डैम्स में,
वो चेंज करना चाहता है कि इंडिया को अलाउ ना किया जाए, लेकिन हमेशा इंडिया के फेवर में रिजल्ट आता है। तो ये पूरी इसकी टाइमलाइन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन की गई, और इसमें इंडिया सिर्फ 20% वाटर ही यूटिलाइज कर सकता है। एंड ये किस किस के बीच में साइन की गई, किसने हेल्प की थी साइन करवाने में, मोस्ट सक्सेसफुल है, पीसफुली शेयर करते हैं वाटर इंडस रिवर का और उसके ट्रिब्यूटरीज का। एंड हम देखते हैं 2016 में जो पोस्ट उरी का अटैक हुआ था, उसके बाद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता, क्योंकि टेररिस्ट अटैक के चलते बहुत सारी मौतें हुई थी, डेथ हुई थी, जिसकी वजह से ये बोला गया कि इंडिया को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जिसमें से एक था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रिवोक कर दी जाए, और जितना भी पानी है, क्योंकि इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अपर रिपेरियन स्टेट क्या होता है, लोअर रिपेरियन स्टेट क्या होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर मैप में देखोगे तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं रिवर, ठीक है, मानसरोवर के पास से, तिब्बत के पास से ओरिजिनेट होते हैं, सबसे पहले इंडिया में आती है। तो इंडिया इसीलिए एक अपर रिपेरियन स्टेट है, क्योंकि पहले इंडिया में आती हैं ये सभी नदियाँ, और फिर बाद में जाकर के पाकिस्तान में फ्लो करती हैं। तो इंडिया यहाँ पर डैम बना करके इसका पानी को कंट्रोल कर ले अगर, यूटिलाइज कर ले अगर इस तरीके से, तो इससे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ सकता है पाकिस्तान में। या मान लीजिए कि एक टाइम पे इंडिया ने यहाँ पर अपने डैम बनाए, इसको कंट्रोल किया, और फिर क्या किया, एकदम से सारा पानी छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, यहाँ का जो एग्रीकल्चर होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा पाकिस्तान का। इससे क्या होगा, पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट होगा कि ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान वाली साइड से, पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये बिकॉज, तो उस पर ये कुछ ना कुछ लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे प्रेशराइज किया जा सकता है। तो उस बिहाफ से हम देखते हैं कि ये बोला जाता है इंडियन साइड में कि रिवोक कर देनी चाहिए ये ट्रीटी, ठीक है। एट द सेम टाइम एक और बैरेज बनाने की बात की गई थी, वो भी हम पढ़ेंगे, तुलबुल बैरेज है, ठीक है, तुलबुल बैरेज या वुलार बैरेज भी इसको बोलते हैं, ये इंडिया ने डिसाइड किया था बनाने का, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान वाली साइड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, जैसे फ्लड आ जाते पाकिस्तान वाली साइड, इसीलिए इंडिया ने खुद भी ये बैरेज बनाने से मना कर दिया आगे जाकर के। लेकिन इस पे भी बात की जा रही है कि इंडिया को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जा सके। तो हम देखते हैं ये सभी ईस्टर्न रिवर्स हैं, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे आरबीएस, वो इंडिया के फेवर में रहेंगी, और जो वेस्टर्न रिवर्स है सी जे आई, विच आई टोल्ड यू, इंदस, झेलम एंड चेनाब, सी जे आई ऐसे लिखना है, सी जे आई पहले सी फिर ऊपर जे फिर आई ऐसे लिखना है हमेशा, सी जे आई, ठीक है, एंड आर बी एस, ये याद रखिएगा। अब ये हो तो गया, सबसे सक्सेसफुल भी है, लेकिन इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं इन नदियों पे, जिसको लेकर के पाकिस्तान बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। जैसे कि इंडिया अपना झेलम रिवर है, अब झेलम रिवर वैसे ही इसके पार्ट में आती है, इंडिया के उसमें आती है, सॉरी पाकिस्तान के उसमें आती है, लेकिन झेलम जो इंडिया से निकलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए इंडिया इसको यूज कर सकता है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, उस नदी पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, यानी पानी के थ्रू बिजली इसमें बनाई जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। तो पाकिस्तान इसके डिजाइन पे इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान का मानना था कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो इससे पाकिस्तान में 40% पानी कम जाएगा, जिसके चलते किशन गंगा प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन 2007 में स्टार्ट हुई थी, तो आगे जाकर के स्टॉप कर दी जाएगी 2011 में, क्योंकि पाकिस्तान इस पे इसको लेके जाएगा, इस पे अपील करेगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। पाकिस्तान ने ये आर्ग्यू किया कि इसके चलते बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। नीलम झेलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान अपनी साइड की रिवर पे बना रहा है, तो 2013 में जब इस ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया तो उन्होंने इंडिया के फेवर में दिया, और तब से काम इसका रिज्यूम हुआ। तो टाइम टू टाइम पाकिस्तान ये करता रहता है इन दिस वाटर ट्रीटी में। दूसरा है, एक और प्रोजेक्ट है रातले डैम, रातले डैम है चेनाब रिवर पे। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया इसका जो प्लान स्टोरेज कैपेसिटी है कि कितना पानी स्टोर कर सकता है इंडिया,
उसको कम करे 24 क्यूबिक मीटर से 8 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, इतना कम करना है। दूसरा ये भी मानते हैं कि ये जो डैम की हाइट है बहुत ज़्यादा है, इसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। लेकिन आगे हम देखेंगे कि कातले डैम के को लेकर के भी इंडिया के फेवर में ही डिसीजन आएगा। आगे आता है तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। नेविगेशन मतलब ये जो प्रोजेक्ट है नेविगेशन के लिए बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू नेविगेट आप कर सकते हो। यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट बोट के थ्रू ऐसे आप जा सकते हो, जिससे चीप पड़ेगा कोई भी सामान अगर आपको यहाँ पे भेजना है तो। ठीक है, तो ये लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ ऐसे मतलब मान लीजिए, देखिए जब भी सर्दियाँ होती है ना, विंटर होती है, तो ये जो पानी होता है जम जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं हो पाती है, मतलब इसमें फिर बोट चलना मुश्किल होता है। तो लॉक किया जाएगा कुछ पानी यहाँ पर, उस पानी को छोड़ देंगे जिससे कि डेप्थ मेंटेन रहे यहाँ पर, और जो ये रिवर्स हैं ये चलती रहे। तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये झेलम रिवर पे लोकेटेड है। पाकिस्तान इसको बुलार बैरेज बोलता है, हम इसको तुलबुल बैरेज बोलते हैं। तो सर्दियों में ये जो रिवर होती है नॉन नेविगेबल हो जाती है, मतलब इस पे आप बोट नहीं चला सकते, ताकि ये हर पूरा साल इस पे आप नेविगेट कर पाओ। इसीलिए आइडिया ये था कि पानी रिलीज किया जाएगा ताकि मिनिमम डेप्थ लेक की मेंटेन की जा सके, जिसके चलते आगे लेक से पानी इसमें रिवर में डाला जाएगा ताकि यहाँ पर पानी में बोट चल सके। तो इंडिया ने इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, और आगे जाकर के इंडिया ने खुद भी इसको सस्पेंड कर दिया 1987 में, जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया। क्यों तो पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया इससे झेलम जो वाटर है उसको कंट्रोल कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान को एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडिया अगर कंट्रोल कर रहा है इसको, तो इससे फ्लड या ड्रॉट जैसे सिचुएशन भी आ सकती हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंड पाकिस्तान में, उसके चलते ये रोक दिया जाएगा। तो ये पूरी इंडस वाटर ट्रीटी है। इसी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी बिठाया गया। ठीक है, सब कुछ इसमें मेंशन है, आपको बस ये थोड़ा सा पढ़ना है, बेसिक्स अभी मैं इसमें यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बाकी आता है दूसरा फर्दर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसको शंघाई 5 बोला जाता था। आज के टाइम पे इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान को रिसेंटली इसके फुल मेंबर्स बने हैं, एंड 2017 में ही, इनफैक्ट 18 में पहली मीटिंग ज्वाइन की थी इंडिया ने, अभी लास्ट ईयर ही फर्स्ट टाइम इंडिया था इसमें। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना भी प्रेजेंट है, रशिया भी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एज वेल एज उज्बेकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ था। रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो काम नहीं कर पा रहा है, फेल हो चुका है, तब से मीटिंग भी नहीं हुई है, ये पूरा डेडलॉक में है। तो ऐसे में कोई और दूसरी ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में यू नो लाइक थोड़ा अपने टेंशन नॉर्मलाइज कर सके, उस हिसाब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी तो फिलहाल बेसिक पार्ट है, इसको और डिटेल में आगे कवर करेंगे। सो दिस इज द मैप ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन कौन से अभी तक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी के साथ जो रीसेंट अभी करतारपुर वाला जो है, ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉरिडोर। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है कि बिल्कुल डेडलॉक थे हमारे रिलेशंस, पाकिस्तान के साथ में इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। ऐसे में दिस कॉरिडोर इज अ रे ऑफ होप, जिससे नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं हमारे। तो इसमें पॉजिटिव इनिशिएटिव है ये, या क्रिकेट के थ्रू, क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू हम कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। देखिए टेररिज्म का अलग इशू है, ये सब चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियंस पे फोकस करना है, एक्सपर्ट ओपिनियन पे। ठीक है, so we'll try to focus on now expert opinions. तो अब एक्सपर्ट ओपिनियंस आप लोग लिखना शुरू करेंगे।
Wait. एक मिनट. Hmm. From Indian perspective, Pakistan is the country which is the biggest foreign policy challenge. यानी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है ये ऐसी कंट्री है जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इस थ्रेट को कम किया जाए. ठीक है, उस हिसाब से हम देखते हैं. तो इसमें लिखिए प्रताप भानु मेहता. ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में प्रताप भानु मेहता का क्या कहना है? प्रताप भानु मेहता Pratap Bhanu Mehta says that since Pakistan is not a normal, since Pakistan is not a normal but a rogue state. पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, एक रोग स्टेट है. बट a rogue state, comma, strategic restraint is not the weakness. Strategic restraint restraint is not the weakness. Rather, rather
a measured response. measured response. देखिए, पाकिस्तान को लेकर के प्रताप भानु मेहता का कहना है कि देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया को प्रोवोक किया जाए। इंडिया को अगर वो बार बार प्रोवोक करेगा और इंडिया उससे कोई भी एक्शन लेता है अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इससे इंडिया की ही पोजीशन डाउनग्रेड होगी। तो यही तो करना चाहता है पाकिस्तान, इसीलिए बार बार ऐसे अटैक्स होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इंडिया को क्या मेंटेन करना है, इंडिया को कुछ एक्शन नहीं लेना है इस हिसाब से, क्योंकि अगर इंडिया कुछ एक्शन लेता है, यानी इंडिया के लिए जो स्ट्रेटेजिक एक्शन जो रहेगा पाकिस्तान के लिए, वो है रिस्ट्रेंट का एक्शन। इंडिया ज़्यादा कुछ करे ही ना, मतलब पाकिस्तान से इतनी जल्दी अफेक्ट ना हो। जिससे होगा क्या कि ये एक तरीके की हमारी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ऐसे अटैक करता रहता है, इंडिया बैठे बैठे कुछ करता ही नहीं है। अगर इंडिया कुछ करेगा तो इंडिया देखिए, इकोनॉमी वाइज एंड साइज वाइज कंट्री बहुत ही बड़ी है पाकिस्तान के मुकाबले। तो उस हिसाब से हो सकता है कि चाइना यहाँ पे आ जाए, ठीक है, साथ ही साथ बाकी सभी कंट्रीज भी आ जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो इंडिया पाकिस्तान से ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के फेवर में है चाइना, इंडिया के फेवर में यूएसए आ जाएगा अगर चाइना आएगा तो वर्ल्ड वॉर यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही है ये चीज़ करना। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट अगर मेंटेन करता है इंडिया, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर हम ये चूज करते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लें कि हम कोई एक्शन ही ले लेंगे, कुछ ऐसा पाकिस्तान को बोलेंगे ही नहीं या कोई ऐसा जवाब नहीं देंगे जिसकी वजह से इंडिया को जो पोजीशन है इंडिया की वो डाउनग्रेड हो जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फुल मेंबरशिप, ताकि इंडिया के पास में भी वीटो पावर आए इस चीज में, ठीक है। इंडिया फिर एज अ ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इंडिया चुप रहे तो ये इंडिया की वीकनेस नहीं होगी, ये इंडिया का एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा। ये प्रताप भानु मेहता का कहना है कि इंडिया को इस टाइप की फॉलो करनी चाहिए। ये क्योंकि पाकिस्तान देखिए बार बार इंडिया को प्रोवोक करके जो कश्मीर इशू है उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, ये रीजन है। ऐसा आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, दूसरे स्कॉलर्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को। उसमें एक इंपॉर्टेंट व्यू है स्टीफन पी कोहेन, राइट, शूटिंग फॉर अ सेंचुरी। शूटिंग फॉर अ सेंचुरी, ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। सो राइट, ही कॉल्स he calls इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट as paired minority conflict. Paired minority conflict. Paired minority conflict. देखिए, पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ये स्टीफन कोहेन की बुक है बेसिकली। बुक का नाम था इनका शूटिंग फॉर अ सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान कॉनंड्रम। इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है उस पर इन्होंने ये बुक ली थी, जिसमें इन्होंने पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट टर्म यूज की थी। तो पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है ये हमको जानना है, ठीक है। कि क्या इंडिया और पाकिस्तान को हम बोल सकते हैं कि इट्स अ पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एकेडमिक टर्म्स में पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, यानी हर एक पार्टी को ये लगता है कि वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। जैसे कि इसराइल और अरब का कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
इसराइल जो लोग हैं, इसराइली लोगों को लगता है कि वो अपने आप को माइनॉरिटी में मानते हैं, जूइश लोग। जो अरब है वो अपने आप को उसमें मानते हैं, ठीक है। अरब जो लोग होते हैं वो अपने आप को विक्टिम मानते हैं, मतलब कि वो विक्टिम है, और इसराइल मानते हैं कि वो विक्टिम है। तो बिल्कुल वैसा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का। ऐसा है कि पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम मानता है, इंडिया अपने आप को विक्टिम मानता है कि पाकिस्तान के टेररिज्म से इंडिया के साइड में विक्टिम है। सो पॉइंट इज, इसी को पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट में माना जाता है कि कॉमन ग्राउंड कोई भी नहीं निकलेगा, मतलब दोनों ही एक चीज पे मानेंगे नहीं। और मेन कंटेंशन इसमें आती है इंडिया पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट में। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर तो वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। इंडिया का जो कंसर्न है, इंडिया का कहना है अपना जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, तो ये दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज अ पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। आगे लिखिए। which has reached to which has reached to a mutual hurting stalemate, to a mutually hurting stalemate, मतलब चाहे कुछ भी हो नुकसान दोनों का होगा, कितना भी लड़ते रहें नुकसान दोनों का ही होगा, कोई एक पार्टी का नुकसान नहीं है। the only other examples, इसके अलावा अगर कोई और एग्जाम्पल्स हमें देखने हो तो दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं ऐसी दुश्मनी के, of such rivalry are Israel, Arab, Tamil and Sinhalese and Shia Sunni कॉन्फ्लिक्ट। मतलब उसी लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में लड़ते ही रहेंगे। म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट का क्या मतलब होता है, राइट? म्यूचुअल हर्टिंग स्टेलमेट मीन्स, इसका मतलब होता है कि एक पार्टी जीत नहीं सकती, दूसरी पार्टी हार नहीं सकती। वेयर वन पार्टी कैन नॉट लूज, इंडिया हार नहीं सकती, एंड अदर पार्टी कैन नॉट विन, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, अदर पार्टी कैन नॉट विन। ये मतलब है म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट का। तो इनका मानना है दैट फॉर अनदर 30 years, फॉर अनदर 30 years इंडिया एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू शूट ईच अदर, अगले 30 सालों तक आपस में ये लड़ते ही रहेंगे। विल कंटिन्यू टू शूट at each other, continue to shoot at each other for 100 years, मतलब 100 सालों तक लड़ेंगे, क्योंकि 70 तो बीत चुके हैं देखिए। फॉर 100 years बिफोर दे रियलाइज, इससे पहले कि उन्हें रियलाइज हो कि ये पूरा फ्यूटाइल था, कि इसका कोई फायदा ही नहीं था ऐसे लड़ने का, फ्यूटिलिटी। ऐसा नहीं है ये पहला एग्जाम्पल है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है, जैसे यूरोप में भी आपस में सभी कंट्रीज लड़ती रहती थी,
कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि यूरोप जैसी जो कंट्रीज, जो बाल्कन स्टेट्स हैं, जो इतना लड़ते हैं आपस में, इनके बीच में भी एक आगे जाकर के यूरोपियन यूनियन बनेगी और पीस प्रिवेल करेगा यूरोप में। वहां पर भी किया, तो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये है स्टीफन पी कोहेन का व्यू। अब इसमें दो चार और मैं आगे लिखवा दूंगी आपको। तो पहली क्लास जो हमारी कल की रहेगी उसमें पहले ही आपको यही लिखवा दूंगी, ठीक है, तीन चार और इफ यू वांट। वैसे प्रताप भानु मेहता एंड स्टीफन पी कोहेन हमने लिखा ही है, बस उसके बाद हमारा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका और बेसिक्स में अगर कुछ लिखना होगा, हमें कवर करना होगा और डिटेल में, तो आगे कवर कर लेंगे हम। जो मैंने आपको बताया ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में बेसिक बेसिक जो हमको कवर करना होगा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशंस खत्म होता है। अब एक और क्लास है आपकी जो कि शाम को है, आई थिंक 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मैं एक और क्लास लूँगी आपकी। ठीक है, विल डिस्कस इट फर्दर। और शायद वो भी इंडिया, आई थिंक सोशल मूवमेंट पे होगी, तो सोशल मूवमेंट खत्म करेंगे। अगर किसी और टॉपिक पे होगी, जो भी टॉपिक होगा उस हिसाब से कवर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।